हूँ आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। कल सुबह के बड़े अखबारों के पहले पन्ने की हर खबर अगले 1 घंटे में हम रखेंगे जनहित में आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले दिखा देते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खबरें खास हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरा खत्म करके भारत लौट रहे हैं। मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। दोनों की केमिस्ट्री को लेकर भी बड़ी खबरें वायरल हैं। इस शानदार केमिस्ट्री से भारत को हासिल क्या हुआ, जनहित में आज इस पर विस्तार से होगी बात। पीएम के अमेरिकी दौरे के दौरान ट्रंप के अलावा जिस मुलाकात की सबसे ज्यादा चर्चा रही वो है एलन मस्क। उनके साथ मीटिंग की। स्टारलिंक और टेस्ला की भारत में एंट्री को लेकर खबर गर्म थी, लेकिन कल की मुलाकात में इस पर क्या क्या बातचीत हुई और क्या कुछ निकला है ये पूरी तरह से साफ नहीं है। आगे आपको बताने वाले हैं क्या स्थिति बन सकती है। वहीं दिल्ली के सीएम का सस्पेंस अब खत्म होने वाला है। पीएम मोदी के दिल्ली पहुंचते ही इस पर फैसला ले लिया जाएगा। अंतिम दौर में जो दावेदार हैं उसे शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। स्पेशल रिपोर्ट में हम फाइनल नाम आपके सामने रखने वाले हैं। आज मुंबई के लोगों को परेशान करने वाली खबर सामने आई। रिजर्व बैंक ने एक कोऑपरेटिव बैंक के लेन देन पर रोक लगा दी है। बैंक के बाहर ग्राहकों की सुबह से लंबी लंबी लाइनें देखी गई। लोग परेशान हो रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मेरे पैसे का अब क्या होगा। और महाकुंभ में स्नान करने वालों का आंकड़ा 50 करोड़ को पार कर चुका है। भारत और चीन के अलावा दुनिया के किसी भी देश की अकेले इतनी आबादी नहीं है। महाकुंभ में और क्या क्या बना है रिकॉर्ड, जानेंगे बस कुछ ही देर में। इसके अलावा भी देश और दुनिया की तमाम खबरें होंगी जो जनहित में विस्तार से रखेंगे आपके सामने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरा खत्म करने के बाद भारत लौट रहे हैं। देर रात तक प्रधानमंत्री वापस आ जाएंगे। अमेरिकी दौरे के दौरान पीएम ने राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की। द्विपक्षीय बातचीत हुई। मोदी उद्योगपतियों और अधिकारियों से भी मिले। कल रात जब आप नींद की आगोश में थे उस समय प्रधानमंत्री अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात कर रहे थे। भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 2:30 बजे मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे। वहां प्रधानमंत्री का स्वागत राष्ट्रपति ट्रंप ने किया। दोनों नेता एक दूसरे के गले मिले। ट्रंप के साथ उनके मंत्रिमंडल के सदस्य भी वहां पर मौजूद रहे। गर्मजोशी के साथ मोदी ने सभी से हाथ मिलाया। इस मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। इसके बाद इस मुलाकात की एक और सबसे यादगार शानदार तस्वीर सामने आई। पीएम मोदी जब विजिटर्स डायरी में लिखने के लिए कुर्सी पर बैठे तब राष्ट्रपति ट्रंप उनके पीछे खड़े दिखाई दिए। मोदी जब कुर्सी से उठने लगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को आराम से उठाने के लिए अपने हाथों से कुर्सी को पीछे किया। यह तस्वीर मोदी और ट्रंप दोनों की दोस्ती की केमिस्ट्री को खूब बयां कर रही है। इस दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से अपने और भारत अमेरिका के रिश्ते को लेकर जो बातें कही हैं उससे दुनिया के कई देशों के कान खड़े हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, पहले सुनाते हैं आपको। सिर्फ पुराना लोकतंत्र भारत, हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। और ये 11 की शक्ति, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। 1 और 1 11 वाला ये अंदाज नरेंद्र मोदी का। इस दौरान पीएम मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी मोटी सी किताब आवर जर्नी टुगेदर भेंट की है। उसके पन्नों को पलटकर भी दिखाया। भारत दौरे के दौरान क्लिक की गई तस्वीरें उस किताब के पन्नों में यादगार लम्हों के तौर पर दर्ज हैं। इस किताब के पहले पन्ने पर राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने हाथों से लिखा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। इस फोटो बुक में ट्रंप के पहले कार्यकाल का ब्यौरा है जिसमें प्रमुख आयोजनों की तस्वीरें शामिल की गई हैं। इसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मोदी और ट्रंप व्हाइट हाउस में साथ घूमते फिरते नजर आए। इस तस्वीर में भी दोनों की केमिस्ट्री खूब देखी गई। अब जनहित में बात भारत और अमेरिका के उस डील की कर लेते हैं जो पीएम मोदी का 14 साल पुराना संकल्प रहा। आप इसे मोदी की कसम भी कह सकते हैं या फिर देश प्रेम की धधकती ज्वाला की संज्ञा भी दे सकते हैं, जो अब जाकर शांत हुई है। देश के दुश्मनों को सजा दिलाने की पीएम मोदी की वो कौन सी सौगंध थी जो अब साकार होने जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए।
नवंबर 2008। मुंबई आतंकी हमले की ये वो तारीख है जो बीते 16 साल से हर भारतीय के सीने में खंजर सी चुभती है। सबूत और साक्ष्य होने के बावजूद मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड भारत की पहुंच से दूर थे। कल व्हाइट हाउस में जब पीएम मोदी पहुंचे तो दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने मुंबई हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा को भारत को सौंपने का ऐलान कर दिया। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India. मोदी ट्रंप की 40 मिनट की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये वो सबसे खास पल था जिसका इंतजार हर भारतीय 1.5 दशक से कर रहा है। मोदी जब खुद गुजरात के सीएम थे तब उन्होंने तहव्वुर राणा को लेकर तत्कालीन सरकार को सवालों में खड़ा किया था। किस आधार पर 26/11 के मुंबई के आतंकवादी घटना के दोषियों को निर्दोष करार करने की हिम्मत शिकागो कोर्ट करे? इन्वेस्टिगेशन किसने किया? जहां घटना घटी उनका रोल क्या रहा? यहां के पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय कौन दिलाएगा? अमेरिका ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए ये मिली भगत से कोई पैंतरा रचा है, कोई व्यू बनाया है? देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के मित्र माने जाते हैं, उनके बैठते हुए एक तरफा कार्रवाई कैसे हो रही है? मानो मोदी के सीने में भी राणा को लेकर सवाल सालों से सुलग रहा था। 26/11 हमले की चार्जशीट में आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा का नाम शामिल है। राणा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है। ISI, लश्कर-ए-तैयबा, डेविड हेडली और राणा ने मुंबई हमले की साजिश रची थी। आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में काम कर चुका है। सेना में डॉक्टर की नौकरी छोड़कर राणा ने कनाडा की नागरिकता ली और फिर भारत विरोधी अभियान को अंजाम देने के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गया। मुंबई हमले के 1 साल बाद ही साल 2009 में ABP न्यूज संवाददाता मधु भाटिया झा शिकागो में राणा के ठिकाने पर पहुंची थी। पिछले 8 सालों से राणा अपने परिवार के साथ रॉजर्स पार्क इलाके के इसी घर में रहता था। राणा और उसके परिवार की अपने पड़ोसियों से ना के बराबर बातचीत थी और पिछले 8 सालों में एक बार भी ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ जिससे उसके पड़ोसियों को उसके आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की आशंका होती। लेकिन इस इलाके की शांति पिछले महीने तब भंग हुई जब FBI ऑफिशियल्स ने इस घर पर रेड की। अब 16 साल के लंबे इंतजार के बाद मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड का हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। We are working on the logistics of this, his surrender and extradition to India. There are a few final steps to be completed. The two sides are in touch on this particular issue. फिलहाल आतंकी तहव्वुर राणा अमेरिका की जेल में बंद है। पिछले महीने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मंजूरी दी थी। अब विदेश मंत्रालय अमेरिका के साथ राणा के प्रत्यर्पण की कार्रवाई पर काम करेगा। इस खबर ने सीमा पार आतंकियों के खेमे में खलबली मचा दी है। भारत के लिहाज से ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। Really fantastic job, a great leader. तो एक तरफ मोदी की कूटनीति से पाकिस्तान में खलबली मची है तो दूसरी ओर बांग्लादेश में भी बेचैनी बढ़ गई है। षड्यंत्र रचकर सत्ता पर काबिज हुए मोहम्मद यूनुस की कुर्सी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ट्रंप ने बांग्लादेश का फैसला प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ दिया है, यानी बांग्लादेश में अब वो होगा जो भारत चाहेगा। अमेरिका इसमें दखल नहीं देगा। पिछले साल जब बांग्लादेश से हिंसा की ये तस्वीरें सामने आई तो माना गया कि तख्ता पलट के पीछे अमेरिका का हाथ है। लेकिन कल अमेरिका से जो तस्वीर सामने आई उसने पूरी कहानी को ही मानो पलट दिया। यूनुस कुर्सी छोड़ो, हत्यारा यूनुस।
प्रवासी बांग्लादेशियों की ये गूंज वॉशिंगटन डीसी स्थित ब्लेयर हाउस के बाहर सुनाई दी। पीएम मोदी यही ठहरे हुए थे। व्हाइट हाउस में जब पीएम मोदी और ट्रंप आमने सामने बैठे तो दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर चर्चा की। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बांग्लादेश का सवाल सामने आ गया। So, and it is evident that how the deep state of United States was involved in regime change during the Biden administration. And then Muhammad Yunus made Junior Soros also. So, what is your point of view about the Bangladesh? Soros, and what is the role that the deep state played in the situation in Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. ट्रंप का ये ऐलान बांग्लादेश की यूनुस सरकार के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। यानी बांग्लादेश में अब आगे क्या होगा, इसकी दशा और दिशा पीएम मोदी तय करेंगे। We hope that the situation in Bangladesh will also move forward in a direction where we can pursue relations in a constructive and stable way with them. But there are concerns about that situation, and the Prime Minister shared those views with President Trump. जिस अमेरिकी डीप स्टेट और सोरोस का जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में छिड़ा, उसे बाइडेन प्रशासन में काफी मजबूत माना जाता था। कई रिपोर्ट्स में सामने आ चुका है कि बांग्लादेश में यूनुस की ताजपोशी में जॉर्ज सोरोस की भूमिका है। लेकिन अब अमेरिका में भी ट्रंप की वापसी हो चुकी है। यूनुस के लिए समीकरण बदल चुके हैं। बांग्लादेश की यूनुस सरकार जिस पाकिस्तान के दम पर कूद रही है, उस पाकिस्तान को भी इल्म हो गया है कि अब क्या होने वाला है। लिहाजा वहां से भी अलग सुर ताने जा रहे हैं। पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित मोदी के अमेरिका दौरे को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सफल बता रहे हैं। तो क्या समझा जाए, बांग्लादेश में पिछले साल जो हुआ उस खूनी कहानी का दी एंड होने वाला है। प्रधानमंत्री के दौरे में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की थी वो था टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से ऐसा लग रहा था जैसे वो भारत को बार बार ये बता रहे हों कि हम उन पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम ने ट्रंप के हर पैंतरे पर सावधानी से काम किया। प्रधानमंत्री के दौरे में टैरिफ को लेकर क्या कुछ हुआ है, अब इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। टैरिफ टैरिफ टैरिफ। इस टैरिफ पर ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, आक्रामक रवैया रखा, लेकिन पीएम मोदी और उनकी टीम ने अमेरिका में सब कुछ आसानी से हैंडल कर लिया। ट्रंप की चतुराई देखिए। प्रधानमंत्री से मिलने से कुछ घंटे पहले उन्होंने अमेरिका की रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा, जो देश अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाएगा, हम भी उतना ही टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ पर अपने आप को आक्रामक बताते हुए ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है। मतलब समझिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा कि भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है, लेकिन भारत की डिप्लोमेसी भी इतनी कमजोर नहीं है कि वो ट्रंप के दबाव के आगे नरम पड़ जाए। टैरिफ पर दिए बयान के कुछ ही घंटे बाद ट्रंप को यह मानना पड़ा कि मोदी मोलभाव करने में बहुत बेहतर है। टैरिफ पर आक्रामकता दिखाने के कुछ घंटों बाद जब ट्रंप मोदी से मिले तो बाहर आकर उनकी डील करने की क्षमता के आगे खुद को सरेंडर कर दिया। He's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति लेकर डील के टेबल पर बैठे थे, तो मोदी भी भारत के हित को आगे लेकर बात कर रहे थे। ट्रंप ने भारत से टैरिफ को लेकर कुछ शिकायतें भी की। Prime Minister Modi recently announced the reductions to India's unfair, very strong tariffs. Really, it's a big problem, I must say. ट्रंप का आरोप है कि भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 30 से 70% तक टैक्स लगा देता है, जिससे भारत में उनके कारोबार पर असर पड़ता है। लेकिन एक सच ये भी है कि भारत में 75% अमेरिकी उत्पादों पर सिर्फ 5% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। व्यापार घाटे के मामले में भी भारत अमेरिका के लिए 11वें नंबर पर है। अमेरिका का चीन से व्यापार घाटा 30%, तो भारत से सिर्फ 3.2% है। टैरिफ को लेकर ट्रंप की चिंताओं पर भारत ने ध्यान देने का भरोसा दिया।
लेकिन पीएम मोदी और उनकी टीम ने अपनी डिप्लोमेसी से ये भी बता दिया कि भारत हर फैसला अपना हित देखकर ही लेगा। कल एलन मस्क और मोदी की मुलाकात हुई तो लगा कि मीटिंग के बाद स्टारलिंक और टेस्ला की भारत में एंट्री को लेकर कोई बड़ा अपडेट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहने को ये एक औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन एलन मस्क उसमें अपने परिवार के साथ पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके बच्चों के साथ फोटो खिंचवाई, लेकिन टेस्ला और स्टारलिंक पर क्या बात हुई है, ये बात किसी को नहीं पता। प्रधानमंत्री मोदी जब एलन मस्क से मिले तो लगा कि स्टारलिंक और टेस्ला की भारत में एंट्री के रास्ते खुल जाएंगे, लेकिन मीटिंग के बाद इस पर कोई अपडेट नहीं आया, ना कोई वादा ना इरादा। अब तक जो बात पब्लिक डोमेन में है उसके मुताबिक जो स्टेटस मुलाकात से पहले था वही मुलाकात के बाद भी है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने बताया है पीएम मोदी और एलन मस्क ने नए विचार, अंतरिक्ष, एआई, सतत विकास में भारत और अमेरिकी संस्थाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। लगी न थोड़ी बोरिंग बातचीत, बिल्कुल फॉर्मल बात। इसमें ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था जिस पर बड़ी चर्चा हो सके। हालांकि ये भी संभव है कि स्टारलिंक और टेस्ला की बातचीत को अभी पब्लिक के सामने लाने की जल्दबाजी ना दिखाई जा रही हो। इस बात में कोई दो राय नहीं कि एलन मस्क बेसब्री से भारत में अपनी दोनों कंपनीज को लाना चाहते हैं, लेकिन दोनों कंपनीज पर भारत में पेच फंसा हुआ है। पहले स्टारलिंक की बात करते हैं। स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट देता है, जो हर मौसम में हर जगह इंटरनेट दे सकता है। भारत उसके लिए बड़ा बाजार है। अगर स्टारलिंक आया तो जियो, एयरटेल जैसी कंपनीज को चुनौती मिलेगी। इससे जुड़ी सुरक्षा और डेटा स्टोरेज को लेकर भारत सरकार की चिंताएं हैं। पिछले साल ही सुरक्षा एजेंसीज ने मणिपुर में सशस्त्र संघर्ष और ड्रग स्मगलिंग मामले में स्टारलिंक की डिवाइस जब्त की थी। दूसरी कंपनी है टेस्ला। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। इसकी भारत में एंट्री से यहाँ के ईवी बाजार में चुनौतियाँ बढ़ जाएंगी। एलन मस्क की शिकायत रही है कि भारत उनकी गाड़ियों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा रहा है। कल ट्रम्प भी मस्क की भाषा ही बोल रहे थे। And I assume he wants to do business in India. But India is a very hard place to do business in because of the tariffs. They have the highest tariffs just about in the world. And हालांकि भारत सरकार ने इस बार के बजट में महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर इंपोर्ट ड्यूटी 125% से घटाकर 70% कर दिया है। इस फैसले को टेस्ला के लिए न्योते जैसा देखा गया। अब पीएम एलन मस्क से मिल भी लिए हैं। देखना होगा कि विदेशों से आई इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर इतनी उदारता के बाद अब टेस्ला की भारत में एंट्री कब होती है। पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे में अवैध प्रवासियों का मुद्दा भी उठाया गया। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने इस मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट कर दी कि भारत अवैध प्रवासियों पर अमेरिका के एक्शन के खिलाफ नहीं है, लेकिन भारतीयता का भी सम्मान बने रहना चाहिए। अमेरिका ने अवैध प्रवासी भारतीयों का एक और जत्था भारत के लिए रवाना कर दिया। कुछ घंटे बाद ही प्रवासी भारतीयों से भरी फ्लाइट भारत में लैंड हो जाएगी। अमेरिका से इस बार भारतीयों को लेकर 2 विमान आ रहे हैं। 119 भारतीयों को लेकर पहली फ्लाइट 15 फरवरी को अमृतसर पहुंचेगी, जिसमें सबसे ज्यादा 67 यात्री पंजाब के और हरियाणा के 33 यात्री होंगे। दूसरी फ्लाइट भी 16 फरवरी को अमृतसर में ही लैंड करेगी। हालांकि द्विपक्षीय वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर भारत का रुख साफ करते हुए ये संकेत दिए हैं कि अवैध प्रवासियों पर अमेरिका की नीति से उसे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन अमेरिका भी भारतीयों के सम्मान का ध्यान रखे। गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं। लेकिन इमिग्रेशन के मुद्दे पर मोदी ट्रंप के बीच बातचीत के बाद भी अमेरिका की ओर से ये साफ नहीं किया गया है। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीय जब अपनी सरजमी पर कदम रखेंगे तो उनके हाथ पांव खुले होंगे या पिछली बार की तरह बेड़ियां होंगी। अवैध ट्रैवल एजेंट और ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवैध इमिग्रेशन की समस्या की जड़ है। प्रधानमंत्री ने इलीगल इमिग्रेशन को खत्म करने के लिए अमेरिका को इस समस्या पर काम करने पर भी जोर दिया।
हालांकि एबीपी न्यूज की पड़ताल में अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंट्स ने बताया कि लोग खुद अमेरिका जाने की जिद और जुनून के चलते जोखिम और गैरकानूनी रास्ता चुनते हैं। सबको पता होता है कि हमने जाएंगे हम डंकी रूट से। बिल्कुल सर, हर एक बच्चे को पता है कि मैं डंकी से जा रहा हूँ। वैसे पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद देश को उम्मीद है कि इस बार अमेरिकी विमान से जब भारतीय उतरेंगे तो वो पूरी तरह आजाद महसूस करेंगे। अमेरिका का आकर्षण हमेशा से दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचता रहा है। बेहतर मौके और शानदार जीवन की उम्मीद में ट्रैवल एजेंट्स के गैर कानूनी तरीके और ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोहों के चक्कर में फंसकर हर साल बड़ी तादाद में भारतीय भी अमेरिका जाते हैं। अमेरिका भी ऐसे अवैध प्रवासियों को हर साल वापस भेजता रहा है, जिसे डिपोर्टेशन कहा जाता है। पिछले 5 साल में अमेरिका 4,866 अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भेज चुका है। 2019 में यह आंकड़ा 1,000 से ज्यादा था। 2020 में 2,000 से ज्यादा भारतीय अमेरिका से वापस भेजे गए। हालांकि इसके बाद अवैध प्रवासी भारतीयों के आंकड़ों में गिरावट आती रही है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही अपनी अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत अवैध रूप से अमेरिका में बसे बाहरी देशों के लोगों के खिलाफ कार्रवाई और तेज कर दी है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई दूसरे देशों के अवैध प्रवासियों को भी उनके देशों में वापस डिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन पंजाब के सीएम भगवंत मान प्रवासी भारतीयों की अमृतसर में हो रही लैंडिंग को पंजाब को बदनाम करने की साजिश करार दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान अदानी का मुद्दा एक बार फिर से उठा। क्या अदानी के मुद्दे पर कोई चर्चा हुई? एक पत्रकार के इसी सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जवाब दिया, उसी को लेकर विपक्ष एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हल्ला बोल चुका है। ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने जिसे व्यक्तिगत मामला बताया वो उद्योगपति गौतम अदानी से जुड़े सवाल का जवाब था। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस को तो बहाना चाहिए, सो मिल गया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। राहुल ने लिखा, देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अदानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र की जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है तो रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। इसके बाद तो कांग्रेस के नेताओं ने हमला तेज कर दिया। देश में राहुल गांधी पूछ रहे हैं, विदेश में एक पत्रकार पूछ रहा है, अमेरिका के अंदर भी आप अडानी के इंटरेस्ट को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब अडानी पर सवाल पूछा गया तो मानो मोदी जी के चेहरे से रंग ही उड़ गया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला जिसमें अमेरिका में वारंट इशूड है और उसके बाद तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बदली, चेहरे का रंग उतरा, जिस तरह से वो हाथ नचा नचा कर बात करने लगे। हालांकि अमेरिका में भ्रष्टाचार के लगे आरोपों पर इसी हफ्ते अदानी ग्रुप को बड़ी राहत मिल गई थी। लेकिन कांग्रेस ने चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी इसे बड़ा मुद्दा बना रखा है। अमेरिका भारत से डिफेंस साझेदारी बढ़ा रहा है तो चीन को मिर्ची तो लगनी ही थी। चीन की ग्लोबल टाइम्स में चीनी सरकार के प्रवक्ता ने मोदी और ट्रंप की मीटिंग पर बड़ी बात कही है। बड़ी खबर इस वक्त की दे रहे हैं। चीन कह रहा है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र शांतिपूर्ण विकास का केंद्र है, न कि ग्लोबल पॉलिटिक्स की पैंतरेबाजी के लिए शतरंज की बिसात का। समूह बनाकर राजनीति करने से सुरक्षा नहीं मिलेगी, इससे केवल क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और स्थिरता को नुकसान होगा। जाहिर है मोदी और ट्रंप के मिलने से चीन को मिर्ची लगी है। इस दोस्ती से चीन की टेंशन अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। आज रात प्रधानमंत्री देश वापस आ जाएंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अमेरिका दौरा पूरी तरह से सफल रहा। दोनों देश एक साथ मिलकर व्यापार, रक्षा और तकनीकी पर साथ काम करेंगे। इस दौरे से भारत और अमेरिका के संबंधों को और गति मिलने वाली है। पीएम के इस दौरे के ठीक बाद आई चीन की प्रतिक्रिया भी बड़ी कूटनीतिक सफलता के तौर पर देखा जा सकता है। तो चलिए, हमने बात कर ली है अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 11:30 बजे तक हिंदुस्तान वापस लौट आएंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे, सीएम के नाम से पर्दा उठाएंगे। अब रुख कर लेते हैं देश की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही इंतजार किया जा रहा है। बीजेपी नेतृत्व ने सीएम का नाम लगभग तय कर लिया है। इंतजार प्रधानमंत्री के मुहर लगने का हो रहा है। एबीपी न्यूज को जानकारी मिली है कि 2 दिनों में पर्यवेक्षकों का नाम तय कर लिया जाएगा। इसके बाद विधायक दल की बैठक होगी। 19-20 फरवरी तक सरकार अपना आकार
ले लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा खत्म करने के बाद दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। उधर पीएम रवाना हुए, इधर देश की राजधानी दिल्ली में नई सरकार को लेकर हलचल तेज हो गई। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 19 फरवरी को दिल्ली का नया सीएम शपथ लेगा। इससे पहले 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी। उसके लिए पर्यवेक्षकों के नाम 2 दिनों में तय किए जाएंगे। जो पर्यवेक्षक बनाए जाएंगे वही सीएम के नाम का ऐलान करेंगे। सवाल यह है कि क्या दिल्ली में सीएम का नाम एमपी और राजस्थान की तरह पर्ची से ही निकलेगा? साल 2023 की यह तस्वीर है। राजस्थान में सीएम चुनने के लिए राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक बनकर गए थे। वसुंधरा राजे को उन्होंने पर्ची थमाई थी, तस्वीरें वायरल हुई थी। बीजेपी जैसे चाहे सीएम चुने, जिसे चाहे सीएम चुने, लेकिन पिछले 48 घंटों के भीतर पार्टी के अंदर लगातार मंथनों का दौर जो चला है, उसने सीएम के नाम पर सस्पेंस बढ़ा दिया है। हर बैठक के साथ 1-2 नए नाम पॉलिटिकल कॉरिडोर में उछलने लगते हैं। सीएम के नाम के लिए जो 5 चर्चित चेहरे इस वक्त रेस में नजर आ रहे हैं, उसमें प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता, वीरेंद्र सचदेवा, सतीश उपाध्याय के नाम शामिल हैं। इन 5 नाम में से सिर्फ वीरेंद्र सचदेवा अभी विधायक नहीं है, लेकिन बाकी चारों नाम विधायक हैं और दिल्ली बीजेपी की राजनीति में पुराना नाम है। इन 5 नामों में प्रवेश वर्मा पहले दिन से आगे चल रहे हैं, लेकिन बाकी नामों ने प्रवेश वर्मा के समर्थकों की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। प्रवेश वर्मा फ्रंट रनर इसीलिए भी माने जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है। पार्टी के चर्चित चेहरा हैं। बीजेपी जिस हिंदुत्व की राजनीति को पसंद करती है, दिल्ली में उसका पोस्ट बॉय माने जाते हैं। लेकिन प्रवेश को चुनौती इन चेहरों से मिल रही है। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी है, लेकिन पार्टी की पुरानी कार्यकर्ता हैं, पार्षद और मेयर रह चुकी हैं। विजेंद्र गुप्ता अभी विपक्ष के नेता थे, केजरीवाल की लहर में भी विधायक बने, रोहिणी से जीते हैं। सतीश उपाध्याय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, मालवीय नगर से चुनाव जीते हैं। पार्टी के सूत्र कई दिनों से ये खबर दे रहे हैं कि सीएम किसी विधायक से ही चुना जाएगा। ऐसा होता है तो प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की दावेदारी कमजोर होगी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने चुनावी चक्रव्यूह तैयार कर आम आदमी पार्टी का किला हिलाया, उसकी वजह से उनका किला मजबूत भी हो सकता है। ये तो हुई उन चेहरों की बात जो दिल्ली की राजनीति के चर्चित चेहरे हैं, लेकिन बीजेपी का इतिहास रहा है कि वो समय समय पर चौंकाती रही है। एमपी और राजस्थान इसके ताजा उदाहरण हैं। ऐसे में कई नाम ऐसे हैं जो डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। उनके नामों पर भी चर्चा हो रही है। इन गुमनाम चेहरों में उत्तम नगर के विधायक पवन शर्मा हैं, गोंडा के विधायक अजय महावर हैं, आदर्श नगर के विधायक राजकुमार भाटिया, विकासपुरी के विधायक पंकज सिंह और लक्ष्मी नगर के विधायक अभय वर्मा हैं। इन 5 चेहरों की सबसे बड़ी पहचान यही है कि ये बीजेपी के लॉयल हैं, पुराने वर्कर हैं। कोई रेस जारी नहीं है। विधायक दल की मीटिंग होगी और जो विधायक दल का नेता होगा वो चुन लिया जाएगा। हमारे यहाँ कोई इस तरह का कोई भी खींचतान नहीं है। विधायक दल की जब मीटिंग होगी, विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। पार्टी का निर्णय है, उसमें हम लोगों को कोई किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं है। जिस प्रकार का दिशा निर्देश पार्टी का होगा, अब तक हम करते आए हैं, आगे भी हम करेंगे। बीजेपी ने अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान वाला फॉर्मूला निकाला तो शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह की तरह चर्चित नाम पीछे छूट जाएंगे और गुमनाम चेहरों में से किसी एक की लॉटरी लग जाएगी। इस बार पूर्वांचल से 4 विधायक जीते हैं। इनमें कपिल मिश्रा, अभय वर्मा, पंकज सिंह, चंदन चौधरी शामिल हैं। साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। सीएम की रेस में शामिल पंकज सिंह और अभय वर्मा मूल रूप से बिहार के हैं। इस बार पूर्वांचली वोटर्स ने बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग की है। पूर्वांचली नेताओं के नामों की इस चर्चा के बीच दिल्ली में धुआंधार प्रचार करने वाले गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने सीएम को लेकर जो बयान दिया, उसे देखना जरूरी है। कोई ऐसा फेस प्रधानमंत्री जी का संगठन चुनेगा जो 20-25 साल तक चेहरा बने रहे और पार्टी की सेवा करते रहे और इस दिल्ली को एक राजधानी, अद्भुत राजधानी बनाए। कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है, पहली बार का विधायक हो, कोई भी, यही तो भाजपा की सुंदरता है। दिल्ली में बीजेपी 26 साल बाद सरकार बनाने वाली है और ये पहला मौका है जब दिल्ली एनसीआर में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार होगी। यूपी में योगी आदित्यनाथ सीएम हैं, हरियाणा में नायब सिंह सैनी सीएम हैं, राजस्थान में भजन लाल सीएम हैं।
ऐसे में जब बीजेपी दिल्ली के लिए सीएम चुनेगी तो न सिर्फ आस पड़ोस के जातीय समीकरण का ख्याल रखेगी, बल्कि भविष्य में होने वाले नफे और नुकसान को भी तौलकर फैसला लेगी। हो सकता है आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव है वहां के समीकरण को भी ध्यान में रखकर फैसला लिया जाए। अब बीजेपी का सीएम बनने के लिए खूबी क्या चाहिए उसे समझिए। असल में बीजेपी तत्काल 2 मुद्दों का समाधान चाहेगी। पहला यमुना की सफाई का होगा, दूसरा दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने का। इन दोनों के समाधान का विजन जिस नेता के पास होगा वो खुद ब खुद सीएम की रेस का फ्रंट रनर बनेगा। अभी एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि पहली कैबिनेट में ही यमुना सफाई के लिए कमेटी बनाई जाएगी। 26 साल बाद दिल्ली में बीजेपी सत्ता में वापस लौटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला मौका होगा जब दिल्ली में बीजेपी का सीएम होगा और खुद प्रधानमंत्री भी देश की राजधानी दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहते हैं। इसी वजह से सीएम फेस को लेकर फैसला काफी सोच विचार कर ही लिया जाएगा और इसी वजह से प्रधानमंत्री की देश वापसी का इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली को नई सरकार मिलने में अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया है। 10 नाम हमने आपको इस रिपोर्ट में बता दिए हैं। 5 चर्चित चेहरे हैं, 5 गुमनाम चेहरे। इन चेहरों के अलावा 11वां नाम आशीष सूद का भी सामने आ रहा है। तय प्रधानमंत्री को करना है जो कुछ ही देर के बाद दिल्ली में वापस लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की देश वापसी से पहले दिल्ली में नई सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी आलाकमान हर चेहरे की खूबी और खामी के बाद ही सीएम के नाम पर मुहर लगाएगा। लेकिन जो भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बने उसकी पहली प्राथमिकता दिल्ली और दिल्ली की जनता हो, क्योंकि दिल्ली ने इतना बड़ा जनादेश इसीलिए दिया है कि नया मुख्यमंत्री और सरकार उनकी अपेक्षाओं पर, उम्मीदों पर खरा उतर सके। आगे बढ़ते हुए बात अब महाकुंभ की। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वालों की संख्या 50 करोड़ को भी पार कर गई है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की आस्था ने सारे अनुमानों को ध्वस्त कर दिया। पहले अनुमान लगाया गया था कि पूरे महाकुंभ के दौरान 40 से 45 करोड़ लोग पहुंचेंगे, लेकिन अभी भी महाकुंभ के समापन में 12 दिन बाकी हैं और श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर लग रहा है कि इस बार आस्था का नया रिकॉर्ड प्रयागराज में बनने जा रहा है। रंग है, उमंग है, तरंग है, भक्ति और भावना संग है। महाकुंभ की तारीफ का ये टीजर है। असली पिक्चर ये है कि भारत और चीन के अलावा दुनिया के तमाम देशों की आबादी को महाकुंभ ने पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, स्नान करने वालों के 50 करोड़ का आंकड़ा महाकुंभ ने पार कर लिया है और हुआ है महज 33वें दिन। कुंभ में आने वाले श्रद्धालु आज खुश हैं। सरकार ने ये दावा किया था, इस बात की उम्मीद लगाई थी कि इस बार के महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। अभी महाकुंभ के खत्म होने में 12 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन 12 दिन पहले ही श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। 50 करोड़ के इस आंकड़े में राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, पीएम मोदी भी हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी, भूटान के नरेश भी, मुकेश अंबानी भी हैं और अदानी भी। सरकार ने 45 दिन के पूरे मेले के दौरान 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया था, लेकिन यह अनुमान पीछे छूट चुका है। इस महाकुंभ ने यूपी की अर्थव्यवस्था को नया मुकाम दिया है। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। माना जा रहा है कि 60 करोड़ तक का आंकड़ा पहुंच सकता है, लेकिन राजनीति है कि पीछा नहीं छोड़ रही। पिछले महीने जो हादसा हुआ उसने कुंभ की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। आज भी उसी को उछालकर विपक्ष सवाल पूछ रहा है। जो सरकार लगातार दावा कर रही है वो अभी तक ये नहीं बता पा रही कि जान कितनों की गई है। केवल भगदड़ की जान नहीं, जो लोग यहाँ आए दर्शनार्थी श्रद्धालु, उनकी भी बड़े पैमाने पे जान गई है जो सरकार छिपा रही है।
लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि कुंभ ने जाति और लिंग का भेद मिटा रखा है। ऊंच नीच, अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं रह गया है। आस्था की डुबकी हर कोई लगाना चाहता है। ट्रेनों में, सड़कों पर पिछले दिनों जो भीड़ दिखी, उसने बता दिया कि आस्था का मतलब क्या होता है। कुंभ में आज सफाई का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। 3 अलग अलग घाटों पर एक साथ 300 कर्मचारियों ने सफाई का अभियान चलाया है, ताकि संगम में डुबकी लगाने वाले आराम से स्नान कर सकें। महाकुंभ ने विश्व का नया कीर्तिमान बना दिया है। आस्था की डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 50 करोड़ के पार हो चुका है। लेकिन 50 करोड़ का रिकॉर्ड आखिर कैसे छुआ, इसका एक दिलचस्प आंकड़ा मैं आपको बताने जा रही हूं। देश की आबादी तकरीबन 140 करोड़ है, जिसमें 110 करोड़ हिंदू हैं। इनमें से अब तक आधे से थोड़े कम यानी कि 50 करोड़ श्रद्धालु संगम नगरी में जाकर प्रयागराज में मां गंगा संगम की नगरी में डुबकी लगा चुके हैं। अब आपको बता देते हैं कि 50 करोड़ तक का आंकड़ा पहुंचा कैसे और कैसे दिन ब दिन ये आंकड़ा बढ़ता चला गया। महाकुंभ में पहले ही दिन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने श्रद्धा की डुबकी लगा ली। 1 करोड़ से 10 करोड़ पहुंचने में 11 दिन लगे। वो तारीख थी 23 जनवरी, जब 10 से 20 करोड़ पहुंचने में कुल 17 दिन लगे। यानी 29 जनवरी को आंकड़ा पहुंच गया 20 करोड़। और फिर आज यानी 14 फरवरी को आधिकारिक तौर पर 50 करोड़ श्रद्धालु संगम नगरी में पवित्र स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। 2013 के महाकुंभ में 12 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई थी। 2019 में हुए कुंभ में 24 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे और इस बार यह आंकड़ा दोगुना हो चुका है। हालांकि अभी 26 फरवरी में 12 दिन बाकी हैं और 50 करोड़ का रिकॉर्ड बन चुका है। यानी ये तय मानिए कि आंकड़ा इससे और आगे बढ़ेगा। खबर है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी कुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। आगे बढ़ते हुए एक अहम खबर, भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया मुंबई में कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीआई के इस आदेश ने उन हजारों खाता धारकों को टेंशन में डाल दिया है जिनका इस बैंक में अकाउंट है, क्योंकि लोगों के लिए अपनी जमा पूंजी पैसा बैंक से निकालना अब मुश्किल हो चुका है। एक रुपया करके तो जमा कर ऐसे है ना पैसा। ये देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का अंधेरी इलाका है और जिस बिल्डिंग के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी है वो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है, जिसके लेन देन पर आरबीआई ने 6 महीने का बैन लगा दिया है। जैसे ही ये खबर आई, लाखों खाता धारकों की टेंशन से धड़कन बढ़ गई। लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, हाथ में पासबुक लिए हुए बैंक के अधिकारियों से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इनके दिल को राहत देने वाला जवाब ना बैंक दे पा रहा है, ना बैन लगाने वाला आरबीआई। कोई बैंक खराब परफॉर्मेंस करती है, जब उसके जो एसेट्स होते हैं वो डिप्लीट होते हैं, तो आरबीआई इस प्रकार के प्रतिबंध लगाती है, उस पर इंक्वायरी करती है। आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की 26 ब्रांच पर बैन लगाया है, जिसमें से 2 की तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पैसे जमा करके रखे थे, लेकिन अब पता चला कि इनके पैसे तो 6 महीने के लिए फंसे हैं और पता नहीं 6 महीने बाद क्या होगा, ये डर सता रहा है। आरबीआई के लगे बैन के बाद न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से न कोई पैसा निकाल सकता है, न कोई पैसा जमा करा सकता है, न बैंक कोई नया लोन दे सकता है और न पुराना लोन रिन्यू कर सकता है। यानी गलती बैंक ने की, सजा आम जनता भुगत रही है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी सीधे बैंक में आई थी, अभी एक पैसा भी नहीं निकाला था, जबकि कई लोगों की फीस से लेकर घर की ईएमआई और रोजमर्रा के खर्च इसी बैंक से होते थे, लेकिन वो एक पैसा नहीं निकाल सकते। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे कि सेविंग्स अकाउंट का क्या होगा। आज लॉकर्स वालों को अथॉरिटी दे रहे, पर कल को ताला लगा के चले गए, फिर हम कहाँ जाए। 87 साल के बुजुर्ग मोहम्मद हुसैन का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार के 3 सदस्यों का अकाउंट इसी बैंक में है। अब 15 दिन के बाद रमजान आने वाला है, मैं कैसे क्या करूँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आता। बता दें कि बैंक पर ये बैन बढ़ती गड़बड़ी और इन लिक्विडिटी के चलते लगा है। फिलहाल बैंक में जमा पैसे की बात करें तो कुल जमा पैसा 2436 करोड़ रुपए है, जिसमें बचत खाते में 681 करोड़ रुपए,
चालू खाते में 103 करोड़ रुपए और लंबी अवधि के लिए जमा राशि 1652 करोड़ है। फिलहाल लोग डरे हुए हैं। डर इस बात को लेकर भी है कि कहीं ये बैंक बंद तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि 2014 से 2024 तक आरबीआई ने 80 शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। और अब आपको लेकर चलते हैं बिहार, जहां पर इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनावी शंखनाद हो गया है। कल लालू ने बीजेपी के रथ को रोकने का आह्वान किया तो आज सड़कों पर तेजस्वी के भावी सीएम वाले पोस्टर लग गए। हाथ में लालटेन और घोड़े पर सवार तेजस्वी, दूसरी तरफ नीतीश को घोंघे पर बैठा दिखाया गया है। ये पोस्टर पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगा हुआ है। देखिए, चुनावी साल में बिहार में पोस्टर वार शुरू हो गया है। इस वक्त हम पटना में आरजेडी दफ्तर के ठीक आगे खड़े हैं। पोस्टर के जरिए यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि इस बार तेजस्वी की सरकार आएगी, वह मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार की सरकार नहीं आ रही है। देखिए, तेजस्वी इस पोस्टर में घोड़े पर सवार है, तेज रफ्तार से उनको आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है। पोस्टर के जरिए संदेश देने की कोशिश की गई है कि तेजस्वी की अगुवाई में बिहार का विकास फुल स्पीड में होगा और नीतीश रहे तो विकास की स्पीड घोंघे की तरह यानी धीमी रहेगी। इसे जस्टिफाई करने के लिए तेजस्वी के 17 महीने वाली सरकार वर्सेस नीतीश के 20 साल के काम की तुलना की गई। तेजस्वी की ताजपोशी के लिए खुद लालू प्रसाद यादव फील्डिंग कर चुके हैं। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा को लोग जान गए। लालू ने बीजेपी को रोकने का ऐलान तो किया, लेकिन जेडीयू का नाम नहीं लिया ताकि सियासी गुंजाइश बनी रहे। लेकिन जेडीयू फिलहाल आरजेडी की उम्मीदों को नेस्तनाबूद कर रही है। तेजस्वी यादव के लिए बिहार में कोई गुंजाइश नहीं बची है। लोकसभा चुनाव के नतीजे नहीं देख रहे हैं वो। उसके बाद विधानसभा के उपचुनाव में उनका सुपड़ा साफ हुआ है। दीवार पर लिखी इबारतों को पढ़ लेना चाहिए लालू जी को। अनुभवी नेता है, बिहार को वो जानते हैं। अब यहाँ राजद के लिए 2010 से भी बुरे हालात हैं। वैसे आरजेडी के लिए चुनौती सिर्फ विरोधी नहीं, सहयोगी भी बन रहे हैं। बिहार में कांग्रेस आरजेडी को आंख दिखा रही है। एकला चलो की आवाज सुनाई देने लगी है। और अब आज का जनहित मंत्र। साहसी व्यक्ति में क्षमा करने का गुण होता है। विद्वान व्यक्ति दूसरों की गलती नजरअंदाज करता है, जबकि कमजोर बदला लेने की भावना रखता है। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझें इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।